स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्पेशल रोल ऑफ वुमेन एज प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के सुरक्षाकर्ता या संरक्षणकर्ता के रूप में महिलाओं की विशेष भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो विशेष तौर पर महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है और ये पेपर भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो किसी न किसी रूप में प्रकृति के जो भी संसाधन हैं उनकी चाहे आप संस्कृति से जोड़ें, चाहे आप धर्म से जोड़ें, चाहे हम पूजा अर्चना से जोड़ें, उनसे लेकर क्या है महिलाएं प्रकृति के हर जो हमारे हमको दिया गया मतलब एक संसाधन है उन सबको वो ध्यान में रखती है। तो ये पूरी की पूरी पीपीटी मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय महिलाओं ने आज तक पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे कौन से आंदोलन चलाए हैं जो विश्व में बहुत मशहूर हैं, बहुत विख्यात हैं और उनकी जो पहचान है वो दुनिया के बहुत बड़े आंदोलनों के रूप में होती है जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है। तो भूमिका में इसमें कुछ चीजें ऐड करी गई हैं। जैसे पहली पंक्ति में मैंने बताया है कि बहुत भूमिका रहती है, महती भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण के अंदर। कार्ल मार्क्स का एक कोट है, एक उनकी उक्ति है, कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। ये पंक्ति जो है वो महिलाओं की जो भूमिका है, महिलाओं का जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, महिलाओं का जो ओज है उसको प्रदर्शित करती है कि किसी भी तरह का जो सोशल चेंज है अगर हमें लेकर आना है तो वो महिलाओं के बिना संभव नहीं है। और इससे हम सभी को कभी न कभी सहमत होना पड़ेगा। हम इस वर्ग को हटा नहीं सकते जिसको हम कहते हैं कि नहीं ये तो आश्रित है, ये है, वो है। हम अगर पास्ट में जाकर देखें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं या मैं कहूँ कि जीवन के हर एक पहलू हैं जिनमें परिवर्तन आए हैं वो महिलाओं की वजह से आए। दूसरा है कोफी अन्नान जो यूएन के प्रेसिडेंट रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। ये जो ग्लोब है, ये जो पृथ्वी एक ग्रह है, इसका जो भविष्य है महिलाओं पर निर्भर है। पुरुष इसको ज्यादा वो नहीं कर सकते, महिलाओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है। रियो डी जेनेरियो में एक पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन हुआ था, वहां एक डेक्लेरेशन दी गई थी, एक स्टेटमेंट दी गई थी। उसमें भी ये माना गया कि पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और रहेगी। सतत विकास हेतु महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो महिलाएं हैं उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, वो अनिवार्य है। अब थोड़ी सी मैं संस्कृति से जोड़ूंगा, वैदिक काल की जैसे बात आ रही है। भारतीय संदर्भ में यदि विवेचना की जाए तो भारतीय महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही। हर भारतीय घर में तुलसी, केले का पौधा, उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को परिलक्षित करता है। मैं अपने गांव में, मेरे घर के सामने अनाज मंडी है, वहाँ पे पीपल है, मैं सुबह सुबह देखता हूँ महिलाएं आती हैं, मक्खन, पानी, दूध ऐसी चीज लेकर आती हैं। एक बाल्टी पानी लेकर आएंगी, वो उसके जड़ में डालेंगी, वहां बैठेंगी, उसके पेड़ के मक्खन लगाएंगी और वहां पर कुछ कहानियां कहती हैं, कुछ गीत गाती हैं। उससे ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, परंतु प्राचीन काल से एक चीज चली आ रही है कि पेड़ों को इस गर्मी के समय में पानी देने के लिए इसको एक संस्कृति की उससे जोड़ दिया और वो अब भी चली आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में है, संगरिया में मेरे घर के पीछे पार्क है, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर मैं देखता हूँ कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं आकर ऐसा करती हैं। अब आने वाली जनरेशन में ये चीजें कम हैं, नहीं रही हैं, वो एक अलग चीज है। परंतु प्राचीन काल में जो लोग हमारे संस्कृति से ज्यादा जुड़े हुए हैं उनमें ऐसा है। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को जल चढ़ाना, चंद्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, हमारा पर्यावरण के साथ जैविक या अजैविक का जो संबंध है उसको जोड़े रखने का एक तरीका है। छिपकली एक सबसे मैं मतलब एक क्या कहूँ घृणित एक उसके रूप में देखता हूँ, जीव के रूप में। उसके बारे में भी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि अगर वो किसी लड़की के सिर पे गिर जाए, किसी लड़की के कलाई पे गिर जाए, तो ये कहा जाता था कि तेरे हाथ में सोने का कंगन डले, तेरे सिर में जो माथे के ऊपर वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक गहना होता है, वो डले। परंतु वर्तमान में जैसे इसकी लास्ट पंक्ति में लिखा गया है, बदलते सामाजिक मूल्य, घटते मानवीय मूल्य,
वैश्वीकरण एवं आधुनिकता की आड़ में हम पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित करते जा रहे हैं। हम पक्षियों को दाना डालने नहीं जाते, हम सुबह उठने में कोताही करते हैं, क्योंकि इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। हम एक अलग तरह के जीवन में आ गए हैं और उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जहां हमारे मूल्यों को हानि पहुंचाई है, वहीं पर जो मूल्य हमें पर्यावरण से जोड़ रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं तोड़ा है, उनको कमजोर किया है और उससे पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बढ़ा है। अब बात करते हैं महिलाओं की भूमिका की, जो हमारा मुख्य उपविषय भी है, टॉपिक है। इसमें हम कुछ महिलाओं के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय इतिहास क्या वैश्विक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहे और ये हमेशा रहेंगे। पहला आंदोलन है खेजड़ली आंदोलन। एक पेड़ होता है जिसको खेजड़ी कहते हैं, पंजाबी में उसको जंड कहते हैं, हमारे यहाँ बागड़ी में उसको खेरड़ा कहते हैं, जिसकी स्मेधा जो होती है, जिसकी लकड़ी को हवन में उपयोग में लाया जाता है, गोल गोल बॉल से लगती है लकड़ी की, और जो उसकी लकड़ी है बड़ी वो मानी जाती है, उसको लेकर एक आंदोलन हुआ। वो आंदोलन सन 1730 में जोधपुर के नजदीक, जो महाराज थे जोधपुर के, उन्होंने महल बनवाना था, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, तो वो खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए पहुंचे। परंतु वहां की जो महिला थी अमृता देवी, उसने वृक्ष काटने से मना कर दिया कि हम वृक्ष नहीं काटने दें। और उसके अंदर क्या हुआ, 84 गांवों के लोगों ने इनका विरोध किया था उस समय। वो सारे लोग पेड़ों से चिपक गए। इस विरोध के दौरान 363 लोग मारे गए। सबसे पहले कुल्हाड़ियों के प्रहार से अमृता देवी का सत विक्षिप्त शरीर जमीन पर गिर गया। फिर उसकी जो 3 बेटियां थी, आसूबाई, रत्नीबाई और भागूबाई, वो भी पेड़ से लिपट गई, उनको भी मार दिया गया। उसके बाद राजा तक बात पहुंची कि लोग चिपक रहे हैं, पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं। राजा आए और राजा ने उस आंदोलन, उस जो अपना फैसला था उसको वापस लिया। 363 लोगों की जान की आहुति जाने के बाद राजा ने यह फैसला दिया कि इस पेड़ को भविष्य में कभी नहीं काटा जाए। और एक विदेशी विद्वान है रिचर्ड बर्वे, उन्होंने लिखा कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण का संरक्षण का उदाहरण देते हुए इससे बेहतर उदाहरण दुनिया में नहीं हो सकता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम सोच सकते हैं। ये बिश्नोई समाज के लोग थे जो उस पेड़ को, उस वृक्ष को अपना एक पूजनीय वृक्ष मानते हैं। तो ये एक आंदोलन था खेजड़ली आंदोलन, राजस्थान के अंदर हुआ, जोधपुर के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं चिपको आंदोलन। ये हुआ उत्तराखंड के अंदर चमोली नामक स्थान। इसकी एक जो कोटेशन मैंने लिखी है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, इस भावना पर आधारित था यह आंदोलन। उत्तर प्रदेश के, जो अब उत्तरांचल हो गया है, चमोली नामक स्थान पर 1973 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुण, परंतु सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी की वो वहां की महिलाओं ने की। इसमें क्या हुआ था कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसमें भारत जो है वो हार गया था। और उसके बाद इस इलाके के अंदर सड़क बनानी थी। सड़क बनाने के लिए वहां पर कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया, कुछ भूमि को सरकार ने ले लिया सैन्य कार्रवाई के लिए। और उसके बाद जब ठेकेदार उसको काटने पहुंचे तो वहां पर जो औरतें थी उन्होंने उनको पेड़ काटने से मना कर दिया। वहां पर जो इनकी एक मेन महिला थी जिसका नाम था गौरा देवी, उसने कहा जंगल हमारा मायका है और पेड़ ऋषि है। ये उनकी कोटेशन थी, जंगल हमारा मायका है, पेड़ ऋषि हैं। यदि जंगल कटेगा तो हमारे खेत मकान के साथ मैदान भी नहीं रहेंगे, जंगल बचेगा तो हम बचेंगे। जंगल हमारा रोजगार है, हम इसे कटने नहीं देंगे। और यहाँ पर भी वही हुआ कि वो चिपक गई पेड़ों के साथ और ये बात केंद्र सरकार तक पहुंची, फैसला वापस लिया गया। और कहते हैं कि उस समय रैणी नामक वन था जहां से ये पेड़ कटने थे, 2451 पेड़ों को कटने से बचाया महिलाओं की इस प्रयास ने। मायका होने का मतलब, आप जब जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है या जब शादी हो जाएगी तब आप इस शब्द का महत्व समझ पाए। तो पेड़ के प्रति जो एक पितृपक्ष का स्थान दे देना कि पिता तुल्य है हमारे लिए, वैसा ही है जहां हमारा जन्म हुआ है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसा स्नेह शायद ही किसी संस्कृति में दृष्टिगोचर होता भी नहीं है। तो ये दूसरा आंदोलन था। उसके बाद आया नवधान्य आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसानों को बीज वितरित किए जाते हैं
उपभोक्ताओं को जंक फूड और हानिकारक कीटनाशकों व उर्वरकों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने व जैविक पोषक युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन व उपयोग करने की जानकारी देते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन संपन्न नगर बनाना। हम भोजन संपन्न नहीं है, हम भोजन को कहीं ना कहीं से लेते हैं और जहां से वो भोजन आता है वो किन परिस्थितियों में तैयार होता है, जो चाहे चावल है, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो किसी भी तरह की दाल है या कुछ और है, उसके अंदर कैसी खाद डाली गई है, किस तरह का कीटनाशक प्रयोग किया गया है, कितना कीटनाशक प्रयोग किया गया है, इन चीजों का ध्यान रखा जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन के माध्यम से भारत की जैव विविधता के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। मैं देखता हूँ हमारे खेती है, मेरी माँ बताती होती है कि जैसे ही जब फसलें बोई जाती हैं, अब तो वो पक्षी रहे नहीं, वो कारण यही रहा होगा, ट्रीट करते हैं गेहूं को कि जो चींटी है वो ना ले जाए, जो एक छोटे छोटे जो पक्षी हैं वो उसको ना निकाल लें, और उसके ऊपर ना एक कोट चढ़ा दी जाती है, उसको लेयर कर दिया जाता है, किससे? एक कीटनाशक से, और कहते हैं कि देखो इतना सारा पनप गया। जिस बीज को लगाया तभी हमने उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर स्प्रे 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 करते रहते हैं, फिर यूरिया डाल दिया, फिर ये डाल दिया, फिर वो डाल दिया, और उसका जो अंश है वो हमारी गेहूं के अंदर आ जाता है। उससे हमारी जैव विविधता तो प्रभावित होती ही होती है, परंतु जिसको जो अन्न ग्रहण करता है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये वाली जो चीज थी वो जीव खत्म हो गए। हम एक चींटी को एक दाना नहीं देना चाहते, वो कहाँ रहेगी? तो वो वाली जो चीज है, वो परंपराएं, मेरे को मेरे गांव के एक सरपंच याद आते हैं, काशीराम जी। वो जब गेहूं होता था तो गेहूं की कुछ बल्लियां गिर जाती हैं खेत के अंदर, जब काटते हैं या जब निकालते हैं, तो उनका एक सीधा सा वो होता था, वो कहते थे कि इसके अंदर से उठानी नहीं है, ये धरती माता की है। और वो धरती माता के माध्यम से वो प्रसिद्ध थे इस मामले में। कितनी गिर गई वो, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल, कुछ लोग होते हैं वो चुगवाते हैं और फिर दोबारा निकालते हैं। तो वो कहते थे कि धरती माता की है, इतने जीव जंतु है खेत के अंदर, वो इसको खाएंगे। उनकी जो ये परंपरा थी वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूँ। नवधान्य का अर्थ है नो बीज। यह आंदोलन महिला केंद्रित आंदोलन है जो कि जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण का कार्य कर रहा है। यह आंदोलन पर्यावरणविद वंदना शिवा के नेतृत्व में 1987 में चलाया गया। कुछ लोग होते हैं, जुनूनी लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। उसके बाद अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़ा प्रसिद्ध हुआ गुजरात के अंदर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेधा पाटकर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। सरदार सरोवर परियोजना के कारण वर्धा के स्थानीय पर्यावरण संरक्षण, आदिवासियों के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाली मेधा पाटकर को पर्यावरणविद के रूप में अधिक जाना जाता है। वनों में महिलाएं संग्रहकर्ता, संरक्षक और प्रबंधक तीनों की भूमिका निभाती है। महिलाएं, मैं देखता हूं, आप चलते हुए देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, आपका पर्यवेक्षण कैसा है, मेरे को नहीं पता। मैं देखता हूं महिलाएं इस समय खेतों से हरे चारे की गठरी उठाकर लाती है। महिलाएं इस समय खेतों की तरफ जाती हैं या सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर कर लाना चाहती है। वो उस वृक्ष के ऊपर निर्भर है, वो वहां से संग्रह करती है, वो उस वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाना चाहती पूरी तरह, वो उसका संरक्षण भी करती है, वो प्रबंधन भी करती है। तो ये तीन भूमिकाएं महिलाएं जो मुख्य रूप से करती है। महिलाओं की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया। राजस्थान के उदयपुर के क्षेत्र में कभी आप गए हैं तो पहाड़ हैं और जंगल से हैं, तालाब हैं जिनको आप झील कहते हैं, उदयपुर में ऐसा ही सब कुछ है। महिलाओं ने ऊसर व रेतीली जमीनों में हरे भरे खेतों में बदल दिया। 1991 में इस आंदोलन को सेवा मंडल संस्था को केपी गोयन का पुरस्कार दिया गया। बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ की भावना से सन 2006 में राजस्थान के राजसमंद जिले में पिपलंत्री के ग्राम में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया गया, और इस योजना में अब तक 2,86,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं। आप सोच के देखिए हमने कितने पेड़ लगाए। पर्यावरण संरक्षण पे मैंने भी एक पोस्ट डाली थी, आप सबने डाली होगी, हमने पेंटिंग बनाई होगी, हमने कुछ और किया होगा, हमने कुछ लेक्चर दिए होंगे, परंतु क्या हमने रियल में वास्तविकता में ऐसा कोई काम किया जो पर्यावरण के लिए देन हो? और मैं एक चीज पढ़ रहा था अभी, कोरोना काल के दौरान बिहार के अंतर्गत, बिहार और यूपी के अंदर जिन लोगों को कोरोना था उन लोगों ने पीपल के पेड़ के ऊपर अपनी चारपाइयां लगा ली, वहीं रहते थे, क्योंकि पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और बहुत लोग ठीक हुए। तो ये वाली जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं हमें देती है, उनको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी। इस गांव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला। ये थे कुछ आंदोलन जो महिलाओं ने चलाए, महिलाओं के द्वारा इनको संचालित किया गया और इन्होंने कामयाबी भी हासिल की। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपायों के बारे में। अगर ये हम कर लें, कर सकते हैं, इसमें कोई अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त सामर्थ्य लाने की जरूरत नहीं है। पहला है यूज एंड थ्रो दुनिया को छोड़कर पुनः सहेजने वाली सभ्यता को अपनाएं। हमारी माँ, हमारी दादियां ये करती रही हैं, परंतु हमें समस्या होती है। हम पॉलीथीन में चीज लाना पसंद करेंगे बजाय घर से एक लिफाफा, जो बैग है कपड़े का बना हुआ या किसी और चीज का बना हुआ, उसको लाने से। और उसके लिए घर का कपड़ा यूज नहीं करेंगे, उपयोग में नहीं लाएंगे। हम सुंदर सा एक अच्छा दिखने वाला कपड़ा, जो जूट का बना हुआ बैग है, जो ऑनलाइन या किसी शॉप से हमें महंगे दाम पर मिल रहा है, उसको हम उपयोग में लाना चाहते हैं। तो यूज एंड थ्रो की दुनिया को छोड़ देना चाहिए। इस पे आप जरूर अमल करें, और आने वाले टाइम में आने वाली जनरेशन और जिन बच्चों के संपर्क में अध्यापिका के रूप में आप आए, बड़ी बहन के रूप में आप आए, उनको भी ये सिखाने की कोशिश करें। अपने भवन में, चाहे व्यक्तिगत हो या सरकारी कार्यालय, वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रयोग में लाएं। हमारे घर का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्जिंग सिस्टम के तहत होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा एक छोटा सा सिस्टम बनाएं जिससे वो वापस जमीन के अंदर जाने लगे। एक तो गलियों में पानी नहीं होगा, जो ये गलियां भर जाती हैं, पानी एकत्रित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि व्यवस्था फेल हो गई, सरकार कुछ नहीं कर रही, नगर पालिका ये नहीं कर रही, राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही, केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही। एक एक आदमी अगर ऐसा प्रयास करे तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मुंह हमें ताकना पड़े, और उसके साथ साथ हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, भूमिगत जल स्तर है, वो भी रिचार्ज होकर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगला है जैविक खाद अपनाएं। रासायनिक खाद नहीं अपनाई जानी चाहिए, इसको नहीं मानने को हम तैयार। और मेरा मानना है कि आने वाले कुछ साल बाद, 10, 20, 30, 50 साल बाद या 60 साल बाद, इन खेतों में, जिन खेतों में अब कृषि हो रही है, उन खेतों में हम कोई हरी वस्तु नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये अपनी फर्टिलिटी खो देंगे। उस टाइम पर नई कोई चीजें आएंगी, फिर पनपाने की कोशिश करेंगे, फिर उनके रेट बढ़ाए जाएंगे, लगे रहेंगे लोग, परंतु वो वाली चीज नहीं आ पाएगी। अगला है पेड़ पौधे लगाएं व उनकी देखभाल करें। ये बड़ा अनिवार्य है। जन्मदिन हो सकता है, शादी की सालगिरह हो सकती है, कोई विशिष्ट अवसर हो सकता है, पेड़ लगाने की एक परंपरा जो है वो अपनाई जानी चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, बड़ा जरूरी है। हम क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा निकाला, दरवाजे के पास वहीं छोड़ देंगे या गली में कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। वहीं से मच्छर, मक्खियां या दूसरे जो बदबू है वो हमारे घर की तरफ आती है, जो पूरे वातावरण को तो दूषित करती है, हमें भी बीमार करेगी, अस्वस्थ करेगी। नदी, तालाब जैसे जल स्रोतों के पास कूड़ा मत डालें। मैं देखता हूँ शादियां होती हैं, डिस्पोजल यूज होते हैं, वहां से जितना टेंट का या ये दूसरा सामान होता है, ऐसी जगह देखी जाती है कि वहां पर डाले हो बाहर जाकर। और वो कैसी जगह होती है, वो कोई जो ये बरसाती नाल, जिसको सेम नाला कहते हैं, वो हो सकता है। हमारे यहाँ जीवन नगर के पास से जैसे वो नदी जाती है घग्गर, उसके पास डाल दिया जाता है। छोटे मोटे खड्डे या कुछ और होते हैं, वहां डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, बड़ा जरूरी है। जितना खाएं उतना ही लें। ये विशेष तौर पर पार्टियों में जाए तब जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जब अपनी प्लेट छोड़ रहे हैं डस्टबिन के अंदर, उसमें क्या है, नैपकिन, पेपर, चम्मच, उसको छोड़कर कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लें, जितना आप खा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है आपके पेट की, उतना ही लें। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगला है दिन में सूरज की रोशनी से काम चलाएं। बल्ब और रोशनी के लिए दूसरे उपकरण जो है उनका उपयोग ना करें। अगला है छात्र उत्तर पुस्तिका, रजिस्टर या कॉपी के खाली पन्नों को व्यर्थ ना फेंकें, ये गलत टाइप हुआ है, बल्कि उन्हें कच्चे कार्य में उपयोग करें। ये पहले परंपरा होती थी, टीचर सिखाते थे जब मैं सरकारी स्कूल में था। पिछले सालों की सारी कॉपियों के पेज इकट्ठे किए, उसके सुआ मारा, टैग लगाया, ऊपर एक जिल चढ़ा ली जाती थी, उसको रफ कॉपी के रूप में यूज करते थे। क्योंकि जो ये पेज बनता है, पृष्ठ बनता है, ये लकड़ी से, उसके गुद्दे से, वो जो होती है उससे बनता है, और उसके लिए पेड़ काटे भी जाते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें जरूर उपयोग में ऐसा करना चाहिए। काम नहीं लिए जाने की स्थिति में बिजली से चलने वाले उपकरणों के स्विच बंद रखें,
और CFL, सॉरी ये गलत टाइप हुआ है, CFL का प्रयोग करें। एक आदत डाल लें, जिस कमरे से निकले पंखा बिजली का बल्ब बंद किया, अगले जहाँ है उसको ऑन कर लें। अगर आपके घर में सारे उपकरण चल रहे हैं, बिजली बचाना बिजली पैदा करने के बराबर है। और ये अगर हमारा योगदान हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना कि देश सेवा, राष्ट्र सेवा, देशभक्ति, वो इन चीजों से हो सकती है। अगला है पानी का प्रयोग करने के बाद नल को तुरंत बंद कर दें। मैं कार धोता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि बाल्टी लेकर पानी भरकर मग से मैं ऐसे करूं, बजाय एक पाइप लेकर साफ करने के उसके, क्योंकि इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पानी बचाना बड़ा अनिवार्य है, और स्वच्छ जल, पीने योग्य जो जल है उसको हम उसमें बर्बाद कर देते हैं। मैं एक देश का पढ़ रहा था, जापान का था शायद, जितने भी ये अपने वॉश बेसिन्स हैं जहाँ से हम हाथ धोते हैं, कुछ और करते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है टॉयलेट के फ्लश सिस्टम के साथ। आपने हाथ धोया वॉश बेसिन के अंदर, उसका पानी फ्लश के टैंक के अंदर जमा हो गया, जब आप उस टॉयलेट को यूज करते हैं, फ्लश करते हैं, तो वो वाला पानी रिसाइकिल हो जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था हमारे देश के अंदर हो जाए तो कितने मतलब लीटर, अरबों खरबों लीटर पानी जो है वो हम बचा सकते हैं, पीने योग्य पानी जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना हो सके पैदल चले, हम नहीं चलना चाहते, सांस फूल जाती है, पसीना आ जाता है, थोड़ी दूर जाना है स्कूटी लेकर जाएंगे, गाड़ी लेकर जाएंगे, ये करेंगे। इसको हमने एक स्टेटस सिंबल भी बना लिया है, प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। मैं पैदल चलूं, हो नहीं सकता, पैदल कौन जाएगा, कैसे होगा, ये चीजें हमें छोड़नी चाहिए। पानी का प्रयोग करने के बाद नल को तुरंत बंद कर दें। और नल उपयोग करने का भी है कि पूरा खोला है या थोड़ा खोला है। आप थोड़ा खोलिए, थोड़ा पानी आएगा। नल को पूरा खोलते हैं, वो पूरा तेजी से पानी को क्या करता है, निकालता है। तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसको लेकर मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ रोज कुछ न कुछ ऐसी मतलब बात होती है। वो तेज खोलते हैं, पानी की आवाज आती है, फिर मैं आवाज देता हूँ, फिर वो धीरे करते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। फोन, मोबाइल, लैपटॉप आदि का इस्तेमाल पावर सेविंग मोड पर करें, ताकि ज्यादा देर तक हम उसका उपयोग कर पाए। घर में चीजों का भंडारण दुरुस्त तरीके से हो, ताकि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। चीजें जो हैं उनको कैसे हम, क्योंकि जैसे ही वो दूषित हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आप उसको बाहर डालोगे, वो सड़ेगी, उससे सड़ान पैदा होगी, वो एक जंक बन जाता है जो पर्यावरण को दूषित करता है। विशिष्ट अवसरों पर एक पौधा अनिवार्यता उपहार स्वरूप दें। एक परंपरा बननी चाहिए कि हम पौधे को गिफ्ट करेंगे, ताकि वो उसको आगे जाकर, और पौधों के प्रति एक ऐसी चीज आती भी है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। मैंने पढ़ा भी था एक जगह कि एक व्यक्ति ने शादी में कार्ड देने की जगह पौधे भिजवाए, जो घरों में अच्छे तरीके से, काफी महंगे पौधे थे, न्यूज़पेपर में न्यूज आई। और ऐसे जो प्रयास हैं वो होने चाहिए। कूड़ा करकट, सूखे पत्ते, फसलों के अवशेष को अपशिष्ट न जलाएं। ये चीजें जलाई नहीं जानी चाहिए। अगर हम खड्डा खोद कर उसके अंदर डाल दें तो उनसे खाद बनती है। 3R फॉर्मूला है, रिसाइकिल, रेड्यूस एंड रीयूज का ध्यान रखें, ये बड़ा जरूरी है। जितना हो सके ठंडे पानी से कपड़े धोएं, क्योंकि गर्म करोगे उसमें एनर्जी वेस्ट होती है और उसका इफेक्ट पड़ता है। डिस्पोजल वस्तुओं के प्रयोग से परहेज करें। हमें बड़ा अच्छा लगता है, प्लेट ली, खाया, उसको तोड़ा फोड़ा और डस्टबिन में डाल दिया, और वो डस्टबिन के बाद कहाँ जा रहा है उसका हमें ध्यान नहीं। परंतु हमने हमारी थोड़ी सी उसके लिए एक, आजकल हम खाने को उसमें फॉइल पेपर में रैप करके लाते हैं। वो फॉइल पेपर जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। वो तो रिसाइकिल होता ही नहीं है सैकड़ों वर्षों तक। तो ये वाली जो चीजें हैं इनसे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। पैकिंग वाली वस्तुएं कम से कम उपयोग में लेकर आएं। औद्योगिक कचरे का 1/3 इन्हीं का होता है। जितनी ज्यादा पैकिंग वाली चीजें हम लेकर आएंगे उनको हमें रोकना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं एक चीज और डाल सकता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नियम है उनको ज्यादा कारगर बनाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने घोषणा की थी, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया इंडिया में, परंतु आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द की दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें पॉलिथीन और ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो उपयोग में आ रही हैं, वो चले जा रही हैं। उनको हमें व्यक्तिगत तौर पर एक मानव होने के नाते रोकना पड़ेगा। ये था हमारा टॉपिक